जय हिंद दोस्तों। तो कल के वीडियो में हमने भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमने बताया था आपको। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आइए देखते हैं। और पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और फिर क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए, ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसे हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी बाहरी राज्य देश को हम लोग भारत में मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं और यह सिर्फ संसद करेगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य को बनाया था। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत को किसी भी विदेशी राज्य देश को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का अधिकार है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नए राज्य के गठन किस शक्ति किसे प्राप्त है? मतलब निहित है, मतलब किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 36वें संशोधन के तहत। 35वें के तहत सह राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? सह राज्य। और 36वें के तहत यह कंप्लीट राज्य बन गया था और 22वां राज्य बना था। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो राज्यों का समूह है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ के अंतर्गत किसे राज्य को मिलाने का अधिकार है? तो संसद को है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक आंध्र प्रदेश को, और ये सबसे पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 को, फजल अली आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू कश्मीर लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 28 है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 संघ शासित मतलब यूनियन टेरिटरीज। 14 नंबर, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा नहीं है। अंडमान एंड निकोबार है, दमन द्वीप भी है, पुडुचेरी भी है, गोवा नहीं है यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 70 नंबर पे आते हैं, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। 18, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, हाँ हम बढ़ाकर कर सकते हैं, घटाकर भी कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं तो नाम परिवर्तन कर कर, क्योंकि नाम बदलेंगे तो राज्य तो वहीं रहेगा ना, बदल तो दूसरा राज्य तो नहीं बन सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं
भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, जिसमें नागरिकता की चर्चा है। किस चीज़ की चर्चा है? नागरिकता की। नागरिकता मीन्स सिटीजनशिप। तो आइए देखते हैं सिटीजनशिप क्या होता है, नागरिकता क्या होती है। तो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा गया है। तो जितने भी देश हैं, सभी देश अपने लोगों को एक विशेष अधिकार देते हैं, जिसको हम लोग नागरिकता बोलते हैं। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमारे भारत देश में जो है एक हरी नागरिकता है। एक हरी मतलब हमको सिर्फ भारत देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी। अब मान लीजिए हम बिहार में, तो हमें अलग से बिहार की नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसा अमेरिका में होता है, जहाँ पे दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे आपको एक तो अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी, और जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो वहाँ पे भी आपको नागरिकता लेनी पड़ती है। और नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आया था ब्रिटेन से। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने किया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। नागरिकता में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1986 में किया गया। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। और आप सभी के पास जो 18 से ऊपर होंगे, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा। अब जनरली बन भी जा रहा है 18 से कम वालों का। तो यह उन्हीं को दिया जाता है जो भारत के नागरिक हैं। फॉरेन जो विदेश से आएंगे उसको यह सुविधा नहीं दिया जाएगा। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो समझ जाइए आप भारत के नागरिक नहीं है। अब इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक के लिए बात किया गया है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या कहा है। अनुच्छेद 5 में कहा है, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। 5 में कहा है कि जब संविधान लागू हो गया तब जितने भी लोग भारत में थे उन सबको भारत की नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 6 में कहा है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब परमिट रूल लागू किया गया था। 19 जुलाई 1948 के से पहले जो लोग भी भारत में आ गए थे उन सभी को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए हैं तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से हमारा संविधान बना है। यहाँ पे ये भी कहा गया है अनुच्छेद 7 में कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे स्वतंत्रता के बाद, वो लोग संविधान बनने से पहले अगर आ जाते हैं तो सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अर्थात आप विदेश भ्रमण कीजिए, भ्रमण करने जाइए, आपकी भारतीय नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। कहीं आप चले जाइए, नहीं, किसी में इतना पावर नहीं है कि वो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दे। अनुच्छेद 9 कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। देखिए 8 में कहा था कि आप कहीं भी घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भारत की नागरिकता बनी की बनी रहेगी। लेकिन 9 कह दिया कि अगर आप किसी देश में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तब भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। जैसे हम अमेरिका जाके वहाँ के अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं तो हम जो हमारा भारत की नागरिकता है वो ख़त्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी कब तक? जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। 10 कहता है कि हमारी नागरिकता बनी रहेगी, और कब तक बनी रहेगी? जब तक हम कोई देश विरोधी काम ना करें तब तक। और अनुच्छेद 11 कहता है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता से संबंधित कानून जो है वह संसद बनाएगी, और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो गृह मंत्रालय को दी गई है। देखिए 10 में है कि नागरिकता बनी रहेगी, देश विरोधी है, तो एकदम सही है। देश विरोधी काम कर रहे हैं मतलब आप अपने देश से प्यार नहीं है, तो आपको देश की नागरिकता देके क्या फ़ायदा? अब हम जानते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधि है। नागरिकता हम किस किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं? तो
नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कुल कितनी विधियां हैं? तो 5 विधियां हैं। फर्स्ट है जन्म के आधार पर, जो 1986 में हुआ। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग, भारत में जन्मे जितने भी बच्चे हैं सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन किस शर्त पे? अगर उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तभी दी जाएगी। दूसरा है वंश के आधार पर, 1992 में। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। देखिए, पहले कहा था कि माता और पिता दोनों होने चाहिए भारत के नागरिक, लेकिन 1952 में यह उसको चेंज करके कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई भी हो तो उसको दे दी जाएगी। जैसे शिखर धवन का, सानिया मिर्जा का बेटा, सानिया मिर्जा का शादी पाकिस्तान में हुआ है ना, तो अगर उसका बेटा होता है तो उसके बेटे से पूछा जाएगा आप कौन से देश की नागरिकता लेना चाहेंगे, भारत की या पाकिस्तान की? अब बकलोल होगा तो कहेगा पाकिस्तान की, समझदार होगा तो कहेगा इंडिया की, तो उसको दे दी जाएगी। और थर्ड में आता है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है। अगर पंजीकरण के थ्रू आपको नागरिकता लेना है तब आपको भारत में लगातार 7 साल रहना पड़ेगा, तभी आपको नागरिकता मिलेगी भारत की। लगातार 7 साल रहना पड़ेगा। 7 साल में कोई भी आपको उल्टा सीधा काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। और उस पर भी गृह मंत्रालय विचार करता है, ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। 4 में आता है देशीकरण। देशीकरण में 10 साल तक भारत में रहना पड़ेगा लगातार। वैज्ञानिक या कला के में निपुण नहीं, साथ वैज्ञानिक या कला के क्षेत्र में निपुण हो तथा भारत का किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो, तभी उसको देशीकरण के तहत दिया जाएगा। और 5th में आता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में अगर हम किसी देश पे आक्रमण करके उस देश को मिला लिए, जैसे पढ़ा था ना सिक्किम को हमने मिलाया था, तो सिक्किम में जितने भी लोग थे सबको नागरिकता दे दी जाएगी। कल को हम पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे, तो पाकिस्तान में जितने लोग हैं सबका आधार कार्ड बन जाएगा, पैन कार्ड बन जाएगा, भारत के नागरिक कहलाएंगे पाकिस्तानी। पाकिस्तान तो रहबे नहीं करेगा उसके बाद। अब हम जानते हैं एनआरआई के बारे में। एनआरआई क्या होता है? एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला गया है तो वह एनआरआई कहलाएगा। अब जैसे एनआरआई जैसे आप ही चले जाइएगा लगातार 6 महीना तक जाके किसी विदेश में रह जाइएगा तो आप एनआरआई कहलाइएगा। आपकी नागरिकता इसमें ख़त्म नहीं होगी लेकिन आप एनआरआई कहलाइएगा। ओवरसीज होता है, ओवरसीज नागरिक होता है कि इसे 2005 में लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। इसको याद रखिएगा कि ओवरसीज नागरिकता किस समिति ने जोड़ा था? तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने। यह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इसे नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। बड़े बड़े उद्योगपति मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, सुंदर पिचाई भारत के हैं कि नहीं हैं, तो उनको ओवरसीज नागरिकता दी जाएगी, बिना वीज़ा के इंडिया में आ सकते हैं। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। सही बात है। अगर आप देश विरोधी काम कीजिएगा, दूसरे देश के प्रभाव में आके उल्टा सीधा काम कीजिएगा, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हैं, आप पाकिस्तान के बहकावे में आके बम मार दीजिएगा, तो ऐसा थोड़े है आपका भारत सरकार नागरिकता ख़त्म कर देगा, अमेरिका को कहेगा ये टांग के ले जाइए, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये ज़रूरी है। वीज़ा और पासपोर्ट, इसको तो आप जानते ही होंगे। वीज़ा होता है जैसे हम लोग यहाँ से अमेरिका गए तो अमेरिका में जाने के लिए, अमेरिका में हमको उतरने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है। बिना वीज़ा के आप अमेरिका नहीं जा सकते हैं या किसी भी देश में नहीं जा सकते हैं। पासपोर्ट होता है देश छोड़ने के लिए।
हमको भारत से किसी दूसरे देश में जाना है, तब हमको भारत सरकार से पासपोर्ट पासपोर्ट भारत सरकार देगी, और वीज़ा आपको जिस देश में जाना है वो देश देगा। अब आइए CAA के बारे में जानते हैं। CAA जिसके बारे में इतना बवाल फैलाया गया, कुछ नहीं है जी CAA, कुछ नहीं। देखिए क्या है, CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया था, और आया था तो कितना बवाल हुआ था ये किसी से छिपा नहीं है। नागरिकता संशोधन नियम भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा 1955 का नागरिकता कानून को संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। तो इसको पढ़ने के बाद तो ऐसा कुछ लगा नहीं, वही नागरिकता कानून ही है। 7 साल था जिसको 5 साल कर दिया गया। और यहाँ पे अल्पसंख्यक, अब भाई अल्पसंख्यक कोई नहीं दिया जाएगा, बहुसंख्यक है। मान लीजिए बहुसंख्यक कौन है, अब नेता लोग भाषण में बोलने लगा कि मुसलमानों को नहीं दी जाएगी, तो भाई यहाँ पे लिखा है ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो ये तो तीनों मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो अल्पसंख्यक कौन होंगे, तो अल्पसंख्यक जाहिर सी बात है हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो इनको ही दिया जाएगा, बहुसंख्यकों को नहीं दिया जाएगा। अब भाई मुसलमान है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो आपके लिए जन्नत है, वहाँ पे आपको किस चीज़ का दिक्कत है। हाँ, मुसलमानों में भी कुछ रोहिंग्या मुसलमान हैं जो यहाँ पे, इनकी संख्या कम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। पाकिस्तान में सबसे कम है रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या, तो रोहिंग्या मुसलमानों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन नेता लोग भाषण में जाते थे तो ये बात कभी नहीं बोलते थे, वो सीधे बोलते थे कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को दी जाएगी, बांग्लादेश से आए हिंदुओं को दी जाएगी, और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं को दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। तो पॉलिटिक्स का बात है, उल्टा सीधा फैलाते रहते थे, वोट बैंक बनाना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान जो है उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे NRC के बारे में, NRC क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।